हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की है। आपका पेपर नंबर 5 है जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। स्टडी मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल हमें इशू किया है उसी को हम बेस बनाकर हमारी रिविजन कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी आपके टीचर्स होंगे, जहाँ पे भी आपने क्लासेस लिए होंगे या फिर सेल्फ स्टडी किया होगा, अल्टीमेटली सब कुछ जिसने भी अपने स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर किया होगा, अल्टीमेट बेस उनका सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही होता है। तो इसकी आप चिंता मत करो कि आपके रिवीजन वीडियोस हमें एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। डेफिनेटली एप्लीकेबल होने वाले, क्योंकि हम एकदम फाउंडेशनल जो बेस स्टडी मटेरियल होता है, जो कोर स्टडी मटेरियल होता है, उसी को रेफर करने वाले। अब जैसे चैप्टर नंबर 2 हम इस वीडियो से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे सी इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल में दिया होगा, वही जहाँ पर भी आपने क्लासेस किए होंगे या फिर सेल्फ स्टडी की होंगी, सेम चैप्टर नंबर 2, सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम होगा। बस हर एक टीचर का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स है रिगार्डिंग ऑडिटिंग, वो टॉपिक्स है, वो तो सब कुछ सेम होते हैं। सो दैट्स वाई ये वाली जो आपकी रिवीजन बैच है, ये सारे स्टूडेंट्स यानी जितने भी सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उन सबको एप्लीकेबल होने वाली है। अब सवाल उठता है कि ये वीडियोस कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो अभी हमारे सामने मई 2025 का अटेम्प्ट है। यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो आपका स्टडी मटेरियल मई 2025 एग्ज़ाम और उससे आगे होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ये वीडियोस मई 2025 और नवंबर 2025 में भी एप्लीकेबल होंगे विथ इसके साथ साथ जो अमेंडमेंट्स होगी उन अमेंडमेंट्स को बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज सारे के सारे टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं। अब आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है icaI.org। वहां पर बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पर जाकर न्यू स्कीम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो जुलाई 2024 एडिशन की। इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बढ़िया काम हम सब लोगों के लिए किया है, वो मेंबर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि सारे का सारा जो स्टडी मटेरियल है जिसको यूज करके हम अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी हमारे लिए पीडीएफ फाइल्स सारे के सारे वेबसाइट्स पर होस्ट करके रखे हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। यानी आपका जो पहला सवाल है स्टडी मटेरियल का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। और दूसरा जो इशू हर एक स्टूडेंट का होता है कि एक्सप्लेनर वीडियोस चाहिए होते हैं, रिवीजन वीडियोस चाहिए होते हैं, तो रिवीजन वीडियोस भी आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल ऑलरेडी होना शुरू हो गए हैं। तो आपके जो दो कोर इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल एंड एक स्ट्रीमलाइन तरीके से रिवीजन, जो आपको कम से कम समय में सही तरीके से रिवीजन कराने में मदद करे, तो दोनों इश्यूज आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपके पास किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं है टू नॉट स्टडी, यानी पढ़ाई ना करने का भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। और दूसरा, आपके पास सीए एग्जाम्स को क्लियर करना ही है, दूसरा अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। अदरवाइज अगर जिनके मन में ये चीज़ें चलती है कि भाई साहब मेरे तो 2-3 अटेम्प्ट हो गए यार, अभी पास होऊंगा, तो ऐसे मनस्थिति में आप कभी भी एग्जाम मत देना। आपको अगर एग्जाम देना है तो बिल्कुल क्लियर कट आप पहले अपना गोल सेट कर लो कि एग्जाम क्लियर करने के लिए ही मुझे एग्जाम देना है। फिर से अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट देने के लिए एग्जाम देते नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपका गोल है, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप के हिसाब से तैयारी करो, अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो दोनों ग्रुप के हिसाब से तैयारी करो। कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में पास होना इज मैंडेटरी है ना दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट लटक जाता है। तो इस वजह से सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज है। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट आपको जल्दी समझ में आए, कोई सब्जेक्ट से ना समझते हो, तो वो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फेवरेटिज्म मत करना, क्योंकि फेवरेटिज्म करोगे तो आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल, सारे सब्जेक्ट्स आर इक्वल टू पास द एग्जामिनेशन। सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है दोनों ग्रुप्स, तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है, सही समय देना है, अच्छे से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और कंटिन्यूअस रिविजन करते रहना है। दिस इज द ओनली वे यू कैन क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। टाइम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। उन 24 घंटों का जो बच्चे पास होते हैं उन वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और जो बच्चे अटेम्प्ट लग जाता है या फिर फेल हो जाते हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, बस इसमें ही डिफरेंस होता है। जो बच्चे एग्ज़ाम पास करते हैं वो खुद पर मेहनत करते हैं, वो अपने मन और पूरी एनर्जी को एक फोकस तरीके से अपने टारगेट के ऊपर लगाते हैं। और जो बच्चे फेल होते हैं, ऑब्वियसली आप में कुछ ना कुछ कमी है, इसकी वजह से आप खुद फेल हो रहे हो। तो ये बात एकदम खुद के साथ एटलीस्ट अपने आप के साथ तो ऑनेस्ट रहना है। आप दुनिया को कोई भी एक्सक्यूज़ बताओ चल जाएगा, दुनिया सुनेगी और छोड़ देगी, लेकिन आपको खुद को पता है
ऑनेस्टी आपके साथ होनी चाहिए, विद इन योर सेल्फ यू मस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बेसिक बातें हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसके सारे के सारे टॉपिक्स का वर्ड टू वर्ड रिवीजन मैंने आपको करा दिया है फ्रॉम सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, देख सकते हो आप। उसमें मैंने आपको ये जो ग्रीन टिक है इसका मतलब वीडियो अवेलेबल हो चुका है, और ये जो लाल टिक है इसका मतलब दिस आर द अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरीके से हमने सारे के सारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 के रिवाइज कर लिए। इस रिवीजन बैच में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं करने वाले, जैसे कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इलिस्ट्रेशन, या फिर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए उनको हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले। हम केवल और केवल डायरेक्टली टॉपिक की वर्ड टू वर्ड रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि उन टॉपिक्स में से ही फिर आपके सवाल बनेंगे, और ऑलरेडी सवाल के जवाब आपके पास होते हैं, तो आप सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर का रिवीजन आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है कोर टॉपिक्स, जो है जो ओरिजिनल टॉपिक्स है उनको सही तरीके से रिवाइज करना। तो आ जाओ दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेटेजी मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारे लिए एक एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हमें सही तरीके से जाना है और अल्टीमेटली ऑडिट ओपिनियन जनरेट करना है, यानी हमें अपना गोल अचीव करना है। तो जो भी प्लानिंग आप करते हो गोल अचीव करने की, जो जीतने की प्लानिंग होती है, उसे जनरली कहा जाता है स्ट्रैटेजी। खुद के गोल को अचीव कैसे करना है विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, विद इन द गिवन रिसोर्सेस, इस तरीके की सोच को हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। इस तरीके के विजन को हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। फिर ऑडिट प्लानिंग। अब आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों डिस्कस कर लिए, आपने एक ब्रॉड प्लानिंग बना ली है कि हमें किस तरीके से ऑडिट के काम को फुलफिल करना है। अब आप क्या करोगे? एक डिटेल्ड प्लान बनाओगे, ठीक है दोस्तों। ऑडिट प्लान एकदम डिटेल होता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ होता है कि आपको कौन से प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना है, एकदम डिटेल में वहां पर लिखा हुआ रहेगा। एंड ऑडिट प्रोग्राम। अब ये जो प्लानिंग होता है, और तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है ना, इन तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, और ऑडिट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, इन थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम दोनों में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। दैट मीन्स समय के साथ हमें अपने स्ट्रेटेजी में, प्लानिंग में या फिर ऑडिट के प्रोग्राम में इवोल्यूशन करना पड़ सकता है, उन्हें अपडेट करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम मीन्स एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो अपनी टीम को आप दोगे कि भाई साहब ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम है, इस तरीके से फॉलो करो, ये पर्टिकुलर टीम मेंबर की जिम्मेदारी है, उसे हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी तीनों इंटरकनेक्टेड है, और इन जनरल पहले स्ट्रेटेजी बनती है, फिर स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने के लिए प्लानिंग बनती है, और फिर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनता है। तो इस तरीके से हमारी क्रोनोलॉजी आगे बढ़ती है। ये है आपके चैप्टर नंबर 2 के टाइटल का कॉन्टेक्स्ट। अब हम आते हैं आगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? चैप्टर 2 को पहले पूरा डेप्थ उसका कितना है वो देख लेंगे। तो भाई साहब, आपको जो कंटेंट्स दिख रहे हैं उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हमें दिख रहे हैं? तो भाई साहब, हमें कुल मिलाकर टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 2 में है। इन 8 टॉपिक्स को हमें एकदम डिटेल में रिवीजन करना है। अब हम एज यूजुअल सबसे पहले क्या करेंगे? रिवीजन करने से पहले सारा का सारा इंडेक्स जो है उसको एक बार रीड करेंगे, ताकि सारे टॉपिक्स हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। टॉपिक नंबर 1 हमारा है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसमें हमारे पास 2 बड़े टॉपिक्स है। कौन से? वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, यानी ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है वो हमें पता चलेगा, एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, अ कंटिन्यूअस एंड आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि भाई साहब स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ऑडिट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऑडिट की प्रोसेस का एक एंड पॉइंट होता है। तो पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान जो आपका ऑडिट प्लानिंग का फेज होता है वो एक कंटिन्यूअस फेज है। आपको कंटिन्यूअसली प्लानिंग करते रहना पड़ेगा, अपडेशंस करते रहने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करते रहने पड़ेंगे। एंड आइटरेटिव प्रोसेस यानी एक कोहेरेंट प्रोसेस है, एक कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड प्रोसेस है। जैसे कि
स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। अगर स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस हुए तो ऑब्वियसली प्लानिंग में चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली प्रोग्राम में चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से एक जगह पर अगर चेंज होता है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी या फिर प्रोग्राम उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आइटरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमें क्या रिवाइज करना है इसमें, प्लानिंग प्रोसेस, दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। ऑडिट का प्लानिंग कैसे करना है, उस प्लानिंग के दौरान कौन से एलिमेंट्स एक ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं। टॉपिक नंबर 3 है रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो 2-3 फेजेस हमने देखे, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो उसमें से जो स्ट्रेटेजी है और प्लान है, इनके बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है उसका एक्सप्लेनेशन। टॉपिक नंबर 4 में हमें पढ़ना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी हमारे जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जिन्हें हम ऑडिटर के नाम से जानते हैं, उन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। टॉपिक नंबर 5 हमारे पास है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अब यहाँ पर आपने देखा था नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग कैसा है, एक कंटिन्यूअस एंड आइटरेटिव प्रोसेस है ना। हमारे सामने हम पूरे फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाले हैं उनको एकदम पिन पॉइंट तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या होता है, फ्यूचर में अनसर्टनिटीज होती है। अब उन अनसर्टनिटीज के लिए हमें अपने ऑडिटर के रिस्पॉन्सेस को जनरेट करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी फ्यूचर में अनसर्टन इवेंट अगर होता है जिसको हमने प्रेडिक्ट ना किया हो, तो ऐसे टाइम में हमारा जो पास्ट में हमने जो काम शुरू करते वक्त हमने जो प्लानिंग बनाई थी, उस प्लानिंग में आज के समय के हिसाब से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो टॉपिक नंबर 5 टॉक्स अबाउट चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। उसके बाद आता है आपका टॉपिक नंबर 6 जो है प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। 3 बातें यहाँ पर, प्लानिंग, सुपरविजन, रिव्यू, 3 फंक्शन परफॉर्म करने एज एन ऑडिटर, एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। ठीक है, जो आपकी एंगेजमेंट टीम होती है, यानी हमारे पास हायरार्की कैसे होती है, एक हमारा एंगेजमेंट पार्टनर होता है जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जिसकी अपॉइंटमेंट होती है एज एन ऑडिटर। फिर उसके टीम में सीनियर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उसके नीचे जो होता है आपके आर्टिकल असिस्टेंट्स होते हैं, एंड उसके नीचे क्लरिकल स्टाफ होता है। इस तरीके से आपके इन जनरल ब्रॉड कैटेगराइजेशन होता है टीम मेंबर्स का। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम। यानी अगर आपने कोई ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया है और आपके टीम मेंबर्स को आपने काम डेलीगेट करके रखा है, तो जिन लोगों को आपने काम बांटा है, डेलीगेट करके रखा है, उनके काम का प्लानिंग भी आपको करना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, और उन्होंने जो काम परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस ऑफ वर्क का आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। तो ये टॉपिक नंबर 6 आपको बताता है। देन टॉपिक नंबर 7 में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। जितना भी काम हम करते हैं एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, हमें क्या करना होता है कि हमने कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की, हमने किन लोगों से बात की, उनसे हमें क्या एविडेंस मिला, जिसे हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं। उस ऑडिट एविडेंस को कोरोबोरेट करने के लिए, यानी उस ऑडिट एविडेंस को और पुख्ता सबूत में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन सी परफॉर्म की, ये सारी बातें हमें डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया है, जो ऑडिट एविडेंस गैदर किया है, उसके बेसिस के ऊपर हमारा ऑडिट ओपिनियन जनरेट होने वाला होता है। तो जो अल्टीमेट हमारा एंड गोल होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ऑडिट, तो वो ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए एक पेपर ट्रेल होती है जो बताता है कि ऑडिटर ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल अगर वो फिक्स्ड एसेट का ऑडिट कर रहा है, तो फिक्स्ड एसेट ऑफ ऑडिट से रिलेटेड उसने किस तरीके की ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, कौन से टीम मेंबर्स ने परफॉर्म किया, उसमें से उन्हें क्या एविडेंस मिला, उस एविडेंस का एनालिसिस कैसे हुआ, और अल्टीमेटली फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ओपिनियन कैसे जनरेट हुआ। ये सारी की सारी चीजें रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। एंड टॉपिक नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अब ऑडिट प्रोग्राम में आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स यहाँ पर मिल रहे हैं। 8.1 क्या है, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम। यानी पूरे हमारा ऑडिट क्या होता है इन जनरल,
हमारा ऑडिट जो होता है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड या प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें ये बात पता है दो प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन जनरल जब हम ऑडिट की बात करते हैं एट सीए इंटरमीडिएट लेवल, जब तक हमें स्पेसिफिकली स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला नहीं जाएगा, हम ये अज्यूम करेंगे कि ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, पीएनएल, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड पांचवा आपका आता है कैश फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये 5 चीजें आपकी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 ब्रॉड कैटेगरीज में आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। कौन सी 4 ब्रॉड कैटेगरीज? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। इनकम और एक्सपेंस जो है वो पीएनएल में रिफ्लेक्ट होते हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जो है वो आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है। इसके अलावा कोई और ब्रॉड कैटेगरी नहीं होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे, अब अलग अलग प्रकार की बिजनेस एंटिटी होती है। हो सकता है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करती हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती हो सकता है वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करती हो। एंटिटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, एलएलसी, ठीक है, एनजीओ, ट्रस्ट, अलग अलग प्रकार की एंटिटीज हो सकती है जिनको अलग अलग प्रकार के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिलेगा कि भाई साहब हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो ओवरऑल यानी आप पूरे के पूरे सिनेरियो के लिए अलग अलग बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज के लिए आप एक ऑडिट प्लान इवॉल्व नहीं कर सकते, यानी सिनेरियो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। ये बात आपको 8.1 में पता चलेगी। देन द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, यानी असिस्टेंट जो हमारे आर्टिकल असिस्टेंट्स होते हैं या फिर ऑडिट असिस्टेंट्स होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, उनका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, उनका अप्रोच कैसे होना चाहिए, वो हमें 8.2 में पता चलता है। 8.3 में हमें क्या पता चलेगा, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि ऑडिट शुरू होने से लेकर ऑडिट के अंत तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ऑडिट के एंड पॉइंट तक आपको जो भी ऑडिट प्रोग्राम आपका है उसका पीरियोडिक रिव्यू करते रहना पड़ेगा। पीरियोडिक रिव्यू क्यों करना पड़ेगा, ताकि आप ये जजमेंट लगा सको कि आपने शुरुआत में जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया था वो अभी भी करंट टाइम पीरियड में भी रिलेवेंट है या नहीं है, या उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है। इसीलिए हमें पीरियोडिक रिव्यू करने की जरूरत होती है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो गया कि हमने काम शुरू करने से पहले जो ऑडिट प्रोग्राम को बनाया था, डिजाइन किया था, डिवाइस किया था, वो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में अभी भी हमारी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो हमें अपना ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, और इस तरीके से चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हमारा जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से फुलफिल हम कर सके। देन 8.4 में आप क्या पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, यानी ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। देन 8.5 में आप पढ़ोगे ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन्ड टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। अल्टीमेटली हमारा एंड गोल क्या होता है ऑडिट की प्रोसेस का, जो डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी कि जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रकार की एंटिटी की क्यों ना हो, हमें उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, और एट द एंड ऑफ दैट हमें एक अपना ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो अल्टीमेटली ओपिनियन बनाने के लिए हमें एविडेंस जनरेट करना पड़ेगा। एविडेंस जनरेट करके उसका एनालिसिस, उसका स्टडी करना पड़ेगा, एंड देन अल्टीमेटली ओपिनियन जनरेट होगा कि ये एविडेंस मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करती है या नहीं करती है। तो ऑडिट प्रोग्राम आपको बनाना ही इस तरीके से है जो डेफिनेशन में बताए गए ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे, और अल्टीमेटली ऑडिट की जो प्रोसेस होती है उसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है उन सारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल कर सके। तो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलना चाहिए। इस तरीके से आपको ऑडिट प्रोग्राम को डिजाइन करना पड़ता है। देन 8.6
2.6 आपका क्या होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। कोई भी अगर आप बात कहो तो उसके दो पहलू होंगे, एक अच्छा पहलू होगा और एक नुकसानदायक पहलू होगा। तो ऑडिट प्रोग्राम में भी देयर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस। तो जो एडवांटेजेस है उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है, और जो डिसएडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम में उनसे अलर्ट रहना है और उनको मिटिगेट करना है, यानी उनको नेगेट करना है, उनको खत्म करना है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का वो हमें आसानी से फुलफिल करने में मदद हो जाए। तो ये पूरा का पूरा इंडेक्स पढ़ने के बाद आपको इस तरीके की चैप्टर नंबर 2 की स्टोरी पता चलती है कि हमें मोटा मोटी इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे सबसे पहले टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है 2.1 के ऊपर शुरू हो रहा है सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के ऊपर लेके आ गया हूं। चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तीन मेजर एस्पेक्ट्स हमें इस चैप्टर से पता चलेंगे। ऑडिट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, ऑडिट से रिलेटेड प्लानिंग एंड ऑडिट से रिलेटेड एक रिटर्न प्रोग्राम यानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आप ऑडिट प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन मैनुअल कह सकते हो कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो रिटर्न फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ताकि आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर कर सको, उनका एनालिसिस कर सको और फिर अपना ओपिनियन जनरेट कर सको। तो तीनों फेजेस में, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम, तीनों फेजेस में कांस्टेंट क्या है आपका, ऑडिट। ऑडिट की प्रोसेस जो है वो इन तीनों फेजेस में आपकी कांस्टेंट है। तीन अलग अलग स्टेजेस है, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो यहां पर आप लिख लो, ये भाई साहब आपका पहला एस्पेक्ट हो गया चैप्टर नंबर 2 में। स्ट्रेटेजी आपको पढ़नी है, उसके बाद में प्लानिंग के बारे में आपको पता चलेगा, और तीसरी बात आपको प्रोग्राम के बारे में यानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के बारे में आपको पता चलेगा। इन सारे चीज़ों में कॉमन क्या है, ऑडिट ऑडिट ऑडिट, यानी द प्रोसेस ऑफ ऑडिट इज द कांस्टेंट एंड देयर आर डिफरेंट स्टेजेस जिनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको ये जो लर्निंग आउटकम वगैरह ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंडेक्स डेवलप कर लिया, लर्न कर लिया है, तो उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लो। चैप्टर की ओवरव्यू डायग्राम आपको क्या बताती है, प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स। अब यहाँ पर प्लानिंग की बात हो रही है, तीन बातें हैं, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम। तो यहाँ पर प्लानिंग की बात हो रही है, यानी नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स दो बातें। जब भी आप ऑडिट का प्लान करोगे उसमें दो बातें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ठीक है भाई साहब, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का होगा, एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। तो जब भी आप ऑडिट का प्लानिंग करोगे दो बातें आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। पहला, ऑडिट की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, और दूसरा, ऑडिट का प्लानिंग सही तरीके से करो। फिर एक पिरामिड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वो पिरामिड क्या कहता है, The auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner। यानी ऑडिट हमें तीन क्वालिटेटिव बातों को अचीव करना होता है ड्यूरिंग द ऑडिट। सबसे पहले हमारा जो ऑडिट है, ऑडिट की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी गिवन रिसोर्सेज गिवन टाइम में हमें वो करना है। एंड टाइमली मतलब जितना टाइम फ्रेम हमारे पास है, 1 महीना 2 महीना 30 डेज 40 डेज, उतने टाइम पीरियड में सही तरीके से ऑडिट करके हमें स्टेक होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है। दूसरा, प्लान्स शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। आप प्लानिंग तभी कर पाओगे जब आपको जो आपकी एंटिटी है उस एंटिटी के ट्रांजैक्शंस का, उसके बिजनेस का नॉलेज होगा। तो आपको ऑडिट का अगर प्लानिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग आपको हासिल करना पड़ेगा, यानी उसके बिजनेस एनवायरनमेंट एंड उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। तीसरी बात आप क्या ध्यान में रखोगे, प्लान्स शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। यानी जो आपका प्लानिंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस है, यानी आपको कंटिन्यूअसली अपनी प्रोसेस को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, और जहाँ पे भी चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पर अपडेशंस करके अपना काम को आगे बढ़ाना है। तो यही चीज़ हमने जो कंप्लीट डिस्कशन किया चैप्टर का ओवरव्यू, हमने केवल इंडेक्स का यूज़ करके उसको चैप्टर का ओवरव्यू एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर ओवरव्यू हमारा एकदम मस्त पैकी तगड़े तरीके से एकदम हमने डिस्कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो आपका ये जो छोटा सा केस स्टडी दिया हुआ होता है एक बॉक्स में, इस केस स्टडी को सही तरीके से पढ़ेंगे और इसको शांति से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आपको इसमें देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको एकदम बढ़िया इनसाइट इस चैप्टर का मिला है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और जाने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।